दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज चैनल। अपनी बात शुरू करने के पहले हमेशा की तरह आपसे वही एक गुजारिश करनी है, निवेदन करना है, अपील करनी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में लाइक का बटन भी दबा दें और हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे। इसके लिए आप बेल आइकॉन भी दबा दें, बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना भी न भूलें, क्योंकि आपकी राय को हम बहुत ही गंभीरता पूर्वक पढ़ते हैं और उसका मनन करते हैं। फिर चाहे वो हमारी राय ऐसी हो आपकी जो हमारा उत्साहवर्धन करने वाली हो या हमारी समालोचना करने वाली हो, दोनों तरह की हम राय का आपकी का स्वागत करते हैं। इन दिनों लोकसभा चुनाव की जो घमासान है वो चरम सीमा पे पहुंच रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस का जो है वो घेराबंदी करने के लिए, कांग्रेस की या पूरे विपक्ष की पूरे इंडिया गठबंधन करने के लिए कांग्रेस के उनके जो है जो घोषणा पत्र में तमाम कहनी अनकही बातों पर एक बहुत ही उत्तेजक भाषण देना जो है जारी कर रखा है। और वो हालांकि उनको चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कहीं से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। वो उस पर और उसमें तमाम सारी बातें आपको पता है कि वो अर्ध सत्य से भरी हुई है। प्रथम दृष्टया ही पता चल जाता, आप पता भी ना हो उसमें कि वो क्या कह रहे, तो प्रथम दृष्टया पता चल जाता कि अर्ध सत्य भरी हुई बातें हैं। किसी को कोई जो है जानबूझ के अपनी आत्महत्या करने की कोशिश तो करेगा नहीं, कोई जानबूझ के आत्मघाती कदम क्यों उठाएगा। वो जो बातें कह रहे कि कांग्रेस ने ये बातें कही, अरे वो तो आत्मघाती। अगर कांग्रेस औरतों का मंगलसूत्र जब्त करने की बात क्यों करेगा? अरे कांग्रेस भी चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ना चाहती। अब कांग्रेस पता चला कि उससे पता है कि महिलाएं इससे कितना ज्यादा भड़क जाएंगी, तो वो ऐसी बात क्यों कहेगी कि हम आपका मंगलसूत्र जब्त करेंगे। वो जो है ऐसी बात क्यों कहेगी कि हम एक ऐसा टैक्स लगाएंगे जिससे लोग कंगाल हो जाएं, लोगों की सारी संपत्तियां हड़प लें और हम जो है उसको बांट दें। उनका इशारा रहता वो मुसलमानों में बांट देना चाहती। कांग्रेस मुसलमानों की इतनी बड़ी हितैषी तो कभी नहीं रही है। कांग्रेस ये हो सकता कि मुसलमान का वोट एकजुट जाता था, एक वोट बैंक की तरह मुसलमान का चुनाव में जो व्यवहार रहता था, जो प्रवृत्ति रहती थी, वो वोट बैंक की तरह रहती थी। तो एक बड़ा एक वोट बैंक था, एक जाई वोट मुसलमानों का एक हासिल हो जाता था। तो उसके लिए वो मुसलमानों को आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाती होगी और उनका तुष्टीकरण के आरोप भी कहीं सत्य कांग्रेस या जो अन्य तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल हैं उन्होंने तुष्टीकरण के भी कही। लेकिन कांग्रेस को ये अच्छी तरीके से पता था कि देश में बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, तो जो हिंदुओं के जो समुदाय है, हिंदुओं के समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करना, हिंदुओं के समुदाय की हितलाभ की चिंता करना, ये कांग्रेस की प्राथमिकता में था। और कांग्रेस में भी ऊपर से लगा के भाषण देने की बात बहुत अलग हो और मुसलमानों को फुसलाने के लिए वो चुनाव में कोई बात कह देते होंगे, लेकिन व्यवहार में जो कांग्रेस के नेता थे ज्यादातर जो हिंदूवादी विचारधारा वाले नेता थे और कांग्रेस पार्टी में उन्हीं का प्रभुत्व था। और जैसा कि हम जानते हैं कि इसी कारण से कांग्रेस ने वो काम किए जो मुस्लिम हितों के विरुद्ध थे। जैसे राजीव गांधी के समय मूर्तियां भी जो वहां पे अयोध्या में स्थापित हुई थी विवादित स्थल पे, वो भी कांग्रेस के कार्यकाल में, कांग्रेस की सरकार में हुई थी। अगर कांग्रेस की सरकार नहीं चाहती तो मूर्तियां स्थापित नहीं हो सकती थी। उसके बाद में राजीव गांधी के कार्यकाल में ताला खुलवाने का काम भी हुआ, तो वो उस राम मंदिर का जिसमें पूजा अर्चना शुरू हुई। मलियाना जैसे कुख्यात कांड हुए कांग्रेस के समय, जहाँ दंगे करने पर मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए सैकड़ों मुसलमानों की हत्या करके और उनकी लाशों को बहा दिया गया। और कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने उसके जो दोषी थे उन लोगों को जो है बचाने का काम किया लगातार, और इसीलिए वो लोग, उनमें से ज्यादातर लोग सजा प्राप्त नहीं कर सके। अनुमान किया गया था कि इतना लंबा मुकदमा हम खींच देंगे कि उसके बाद में तब तक सारे के सारे मर कब गए होंगे, तब इसका फैसला आएगा। लेकिन फिर भी हुआ तो ऐसा ही, लेकिन बहुत से लोग बहुत लंबी उम्र पा जाते हैं, तो उसके जो दोषी थे वो लंबी उम्र जो पा गए, उनमें से कुछ लोगों को
अभी हाल में सजा हुई है, और वो जो सजा हुई है वो बीजेपी के शासनकाल में हुई। अब कांग्रेस चिल्लाने लगे कि जिन लोगों ने पता चला कि उस समय दंगाइयों को सबक सिखाया था और आपने जो है आपकी सरकार आई तो हमने उनको सजा नहीं होने दी थी, आपकी सरकार में उनको सजा हुई। ये कैसा कुतर्क हुआ? जो आप कुतर्क दे रहे हैं ये कुतर्क वो भी दे सकते, तो आप हिंदू विरोधी साबित हो जाएंगी। मैं कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो है हिंदुओं के हितों की कीमत पर कोई पार्टी इस देश में सत्ता में आने का सपना नहीं देख सकती कि वो मुसलमानों के हितों का संरक्षण करे, ऐसा हो नहीं सकता। और अब आप कह रहे हैं कि वो कांग्रेस पर वामपंथी दलों का प्रभाव है। अरे कांग्रेस आप भी जो है पूंजीवादियों की सरपरस्त पार्टी, और कांग्रेस का भी वो वर्ग चरित्र रहा। दोनों के वर्ग चरित्र में कोई खास अंतर नहीं। कांग्रेस ने भी बहुत कांग्रेस के खिलाफ भी जो उसको एकाधिकारवाद का बढ़ावा देने का, वो पूंजीपतियों को बढ़ावा देने का जो आरोप है वो डॉक्टर लोहिया नेहरू जी के जमाने से लगते थे, और उसके बाद में भी साक्षात यह आरोप लगते रहे। आर्थिक सुधारीकरण का कार्यक्रम कांग्रेस के जमाने में शुरू हुआ, तो कांग्रेस अचानक एकदम पता चला कि गरीबों की हितैषी बन जाएगी, तो कांग्रेस में क्या वामपंथी विचारधारा का क्या प्रभाव होगा? कांग्रेस में जो लोग काम कर रहे, कांग्रेस की जो वर्ग सत्ता है उसमें क्या मजदूर है क्या, कि उसमें गरीब आदमी शामिल? कांग्रेस की वर्ग सत्ता को जो है वो कांग्रेस की वर्ग सत्ता भी उन्हीं लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो इजारेदार हैं, जो पूंजीपति हैं, जो मुनाफाखोर है, उन्हीं का है। और ये गरीब आदमी की नियति है कि गरीब आदमी के अंदर चेतना का पर्याप्त विकास नहीं हुआ होता अपने हितों की रक्षा के लिए। इसीलिए वो अंधत्वगत्ता जो कुलीन वर्ग है और जो अभिजात वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, उसी के दिशा निर्देशन में वो चुनाव में किसी को समर्थन देने का, किसी को हटाने का काम करता। और जिस तरीके से आपने प्रचारित कर रखा कि वामपंथी विचारधारा तो बड़ी मनुष्यता विरोधी विचारधारा के रूप में प्रचारित कर देता, ऐसा नहीं है। आप भी जो गरीबों को राशन बांटने का काम कर रहे हैं, ये भी वामपंथी विचारधारा के तहत ही आता है। वामपंथी विचारधारा का मतलब है जिसको भगत सिंह ने जिसके आधार पर इस देश में एक व्यवस्था कायम करने की कोशिश की थी कि हम एक ऐसी व्यवस्था कायम करें जिसमें कोई किसी का शोषण ना करे, कोई शोषक वर्ग और शोषित वर्ग कोई ना हो, चाहे वो पूंजी के आधार पर, सामाजिक आधार पर कोई ना हो। वामपंथी का मौलिक दर्शन तो ये अलग है, लेकिन व्यवहार में हर दर्शन में कुरीतियां आ जाती हैं, हर दर्शन में विचलन होता है। तो वामपंथी दल में, वामपंथी सरकारों में भी तमाम तरह के जो है यहाँ वामपंथी विचारधारा वाली सरकारें जहाँ उनको राज्य सत्ता मिलती है, वो विचलन देखने को मिलते। उनका स्वरूप भी बहुत जो है उनके अंदर भी कई खामियां आ जाती होंगी, मानते हैं खामियां गिनाई जाती हैं। लेकिन कांग्रेस का चरित्र वामपंथी हो गया, कांग्रेस में वामपंथी विचारधारा का प्रभाव है। वो जो है वो ये बात इतनी बेतुकी बात है, इतनी हास्यास्पद बात है। कांग्रेस तो शुद्धतम यथास्थितिवादी पार्टियों की, यथास्थितिवादी वर्ग की पार्टी है, इसीलिए तो उसने आर्थिक सुधार लागू किए थे। और मनमोहन सिंह किसके प्रवक्ता थे? मनमोहन सिंह तो पूंजीपतियों के प्रवक्ता थे। सब जानते थे कि वो विश्व बैंक के एक जमाने में अध्यक्ष रहे, और मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी ने बनाया था प्रधानमंत्री 10 साल तक। तो क्या वो वामपंथी विचारधारा के अनुरूप काम करने के लिए बनाया था? कांग्रेस का वामपंथी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। और हर विचारधारा में कुछ ना कुछ अच्छी बातें होती वामपंथी विचारधारा में कई अच्छी बातें हैं, और उसका जो मूल है वामपंथी विचारधारा का कि गरीबों के हित में, गरीबों के उत्थान के लिए काम करने को विचारधारा समर्पित रहती। मेहनत कश वर्ग के उत्थान के लिए काम करने को समर्पित रहती कि मेहनत कश वर्ग का किसी कीमत पर शोषण ना हो पाए, और उसको अपनी जो पसीना बहाता है उसका मतलब उसको पर्याप्त मेहनताना मिले। ये विचारधारा पूरी तरीके से नैतिक विचारधारा भी है। अगर धर्म की दृष्टिकोण से देखें तो ये बेहद धार्मिक विचारधारा भी है और मानवीय विचारधारा भी है। तो वामपंथी व्यवहार में वामपंथी दलों और वामपंथी सरकारों की खामियों के आधार पर आप उस विचारधारा को पूरी तरीके से खारिज नहीं कर सकते। कुल मिला के आप भी उस विचारधारा के कुछ तत्व लेने की कोशिश करते, और कोई ऐसी सरकार कायम नहीं हो सकती
जो उस विचारधारा के को आत्मसात करने की कोशिश न करें। वरना अगर आप नहीं करेंगे, गरीबों के हितों की परवाह नहीं करेंगे, तो व्यवस्था में विस्फोट हो जाएगा। व्यवस्था में जो बहुत आसानी से जो लोकतंत्र ने हमें दिया है कि हम जो है पता चला कि बिना किसी रक्तपात के और व्यवस्थाओं को बदलने का एक नियमित अंतराल पर प्रयोग कर लेते हैं, वो पता चला कि विद्रोह करके व्यवस्थाएं बदलने की नौबत आ जाएगी अगर आप उन वामपंथी उसूलों का पालन नहीं करेंगे। तो वामपंथी तो आप एक तरफा बात प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। बहरहाल बात इस बात पे हो रही कि अभी जो इनकम टैक्स लगता है, आप क्या इनकम टैक्स क्या सभी से ले लिया जाता है? 7 लाख तक की अभी इसी मोदी सरकार ने जो एक तरह से इनकम की लिमिट तय की है कि अगर आप 7 लाख रुपए तक की आपकी केवल इनकम है तो आपसे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो टैक्स लगने के हर एक कोई मानक तय करने पड़ते, जो टैक्स जो दे नहीं सकते, जो पता केवल चलता कि केवल उतना कमा पाते हैं, जिनके पास केवल उतना कम है, उतना केवल जिनकी हैसियत है जिससे वो अपना गुजारा चला सके, उनसे टैक्स वसूलना ना तो नैतिक है और ना कोई सरकार ये काम कर सकती, ना कोई पार्टी ये काम कर सकती। तो आपने कहा कि वो सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स की चर्चा कर दी, वो मतलब आपकी विरासत छीन लेना चाहते। विरासत क्या अमेरिका में भी सबकी, चाहे किसी के पास में अगर 20 बीघा जमीन है, वो अगर पता चला कि वो कुल मिला के महीने भर में अगर $2000 कमा रहा, तो क्या उसकी भी विरासत छीन लेने की बात अमेरिका में हो रही है? अमेरिका की विरासत टैक्स की सारा स्लैब सब हर राज्य में अलग अलग है। अमेरिका के उसको आप पढ़ लीजिए, पर्याप्त हैसियत के आदमियों से उनसे विरासत टैक्स लिया जाता है, और वो भी बहुत नॉमिनल विरासत, वो भी बड़ा नॉमिनल टैक्स है। आप आज हिंदुस्तान में स्थिति क्या है कि हिंदुस्तान में गरीब आदमी की टैक्स देने की क्षमता पूरी हो चुकी, जितने से वो दे सकता। अब इसके अलावा आप उसका खून ही नहीं छोड़ सकते, इसके अलावा कोई नहीं। और सारे टैक्स आप गरीबों से वसूल कर रहे हैं। आप ये खुद मोदी सरकार यही काम कर रही, जबकि उनका गरीबों के हितों से कोई संबंध नहीं। अगर वंदे भारत ट्रेन चलने से गरीब तो कभी उसका वो ले नहीं पाएगा, कभी भी जो है उसका वंदे भारत का जो है टिकट तो ले नहीं पाएगा। लेकिन वंदे भारत जैसी महंगी ट्रेनें, बुलेट ट्रेन आप चलाइए, तो क्या आपने क्या पूंजीपतियों से इसके लिए कोई चंदा लिया है? आखिर आपके पास वो जो संसाधन पहुंच रहे, जिन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, उसमें एक गरीब आदमी जो माचिस खरीदता है, और माचिस खरीद के जो टैक्स देता है, वो भी उस संसाधन में शामिल। तो आप तो लगातार आप विकास के नाम पे हो कर रहे हैं। विकास तो पूरी तरह से लाभकारी बड़े आदमियों के लिए लाभ हो रहा, उनका मुनाफा बढ़ रहा, उनकी पूंजी बढ़ रही, और उसकी बराबर से आप सारे धान 22 बसेरी एक जैसा तौल रहे। आप बराबर से उसकी वसूली, उसके लिए जो संसाधन जुटाने में जो आपको चाहिए, जो उसके लिए जो संसाधन चाहिए, उसके लिए जो टैक्स के माध्यम से आप जो जुटा रहे आए, वो गरीब और अमीर दोनों पे एक जैसा लगा रहे। आप आज पता चला एक्सप्रेस वे बना रहे, इसे एक्सप्रेस वे बनाने से गरीब को प्रत्यक्ष रूप से क्या लाभ? इस एक्सप्रेस वे के बनाने से वो जो बड़े बड़े फैक्ट्री मालिक है, जो अपनी 10 टायर ट्रक से बहुत किफायत में और बहुत कम समय में और बहुत ज्यादा दूरी तक अपना माल भेज सकते, बहुत कम डीजल के खर्चे पर, जिससे उनका मुनाफा बढ़ेगा। ये उनके हित के लिए मूल रूप से काम हो रहा है। गरीब तो कभी उससे निकल लेगा एक आध बार, मतलब हो सकता है कि वो भी टोल उसको देना पड़ेगा, वो फ्री तो निकल ही नहीं मिलेगा। वो रोडवेज में निकलेगा तो रोडवेज से तो उसकी वसूली होगी, और उसमें जो आपने कुल मिला के अभी जो पैसा लगाया है एक्सप्रेस वे पे खर्च करने का, वो पैसे में तो बराबर की भागीदारी गरीब की भी रही है। गरीब जीएसटी देता है दुकानदारों से। आप जिनसे आपको भागीदारी करना चाहिए, उनपे आप रोक नहीं लगाना चाह रहे, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो कर चोरों पे आप तो उनके हितों की रक्षा में खड़े हो गए कि नहीं। आपको ये पता नहीं है कि जो आप जो विरासत टैक्स के खिलाफ जो लोगों को भड़का रहे, ये आप उन लोगों के, या आपको पता नहीं है क्या? आपको अच्छी तरीके से पता है कि आप उन लोगों के हित की रक्षा करना चाहते हैं, जिनको इस पूरे विकास की आय योजना में जिनका मुनाफा हजारों गुना बढ़ रहा है। आप उनसे ज्यादातर टैक्स की वसूली होनी चाहिए। मूल रूप से उनके सरोकार सदरे
गरीब आदमी को कोई सरोकार नहीं समझ रहा, लेकिन आप उनसे टैक्स की वसूली नहीं करना चाहती। ये कांग्रेस ने तो अभी घोषणा पत्र में अभी बात कही है। अभी जब पिछले वर्षों में जब बजट की चर्चा हो रही थी, तो जो आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञ उन्होंने ये कहा था कि आप जो है क्यों वेल्थ टैक्स नहीं लगाते, जब केवल 1% लोगों के पास में उतना जो है पैसा, उतना मतलब धन इकट्ठा हो चुका है कि जितना धन पता चला देश के कुल पूंजी का 65-70% केवल 1% लोगों के पास में। तो वो ही 1-2% जो बड़े आदमी है, जो शिखर परोस है, जो शिखर पे जो बैठे, चोटी के जो खरबपति हैं, शंखपति है, उन पर अगर 1% टैक्स लगा देंगे तो आपको गरीब जीएसटी पर वो उस पर रोडवेज पर भी जीएसटी टैक्स वसूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि ये बहुत अमानवीय है। रोडवेज की बसों में गरीब आदमी यात्रा करता है, रोडवेज की रोड कोई कमर्शियल उद्देश्य सरकार चोरी चल रही, कोई सरकार का बिजनेस का उपक्रम थोड़ी है। तो आपको रोडवेज से तो आपको जीएसटी वसूली नहीं करनी चाहिए। आप पैसेंजर जो उसमें जो जनरल कंपार्टमेंट का है उसमें जो यात्री यात्रा करता है, मतलब उस यात्री से भी आप पता चला कि वो भी जो टिकट लेता है उसमें भी आप जीएसटी काटते। आप क्या तमाशा बना रहे, आप सबसे एक साथ करते। और आपको ये अच्छी तरीके से पता है कि जो गरीब आदमी जो रोजमर्रा की खरीदारी में जीएसटी देता है, रोजमर्रा की माचिस से लेके और गेहूं तक की खरीदारी में, वो टैक्स सरकारी खजाने में जमा नहीं होता आपकी कृपा से, क्योंकि आप भ्रष्ट तत्वों का संरक्षण करने में लगे हुए। आप उस तरीके से जांच नहीं करा रहे। लाखों रुपए के काउंटर हैं उरई जैसे छोटे छोटे शहरों में, वहां पे लाखों रुपए की बिक्री हो रही है उस काउंटर से, और पता चला कि एक भी वो पर्चा, जब आप जीएसटी लागू हो रही थी तो आपने घोषणा की थी पक्का पर्चा मिलेगा, एक भी जगह पक्का पर्चा मिल रहा है। और क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि अगर आपने एक दिन में 5 लाख रुपए की बिक्री की तो आप पता चला कि उस दिन केवल 20,000 रुपए की बिक्री दिखाते। आप उससे जो जीएसटी में जो आपको टैक्स जो भरना चाहिए उस व्यापारी को, उससे वो बच जाए, इसके लिए करता। इनकम टैक्स भी वो लोग इनकम टैक्स रिटर्न भर के थोड़ा बहुत इनकम टैक्स देते हैं जो किसी तरीके से बच ही नहीं सकते, जिनको नंबर 1 में करना व्यापार के लिए पूंजी चाहिए। वो आप सरकार के भले के लिए या मतलब कोई नैतिक कर्तव्य नहीं निभाते, वो जो टैक्स आपको जो दे रहे हैं इनकम टैक्स में वो उनके पास में। अमिताभ बच्चन एक समय पे एबीसीएल से उन्होंने 250 रुपए बेरोजगारों से जमा भी करा लिए थे, फिर भी वो कंपनी इसलिए नहीं चला पाए थे क्योंकि राजीव गांधी के समय उन्होंने 1 रुपया इनकम टैक्स नहीं दिया था, इसलिए उनके पास में 1 रुपया साइनिंग अमाउंट तक कलाकारों को देने के लिए नंबर 1 में रुपया नहीं था। पैसे की कमी नहीं थी, पैसा तो उनके पास में इफराद में था। लेकिन अमिताभ बच्चन जी क्या किए हुए थे कि अमिताभ बच्चन जी टैक्स भरने का काम नहीं करते थे। ये काम कांग्रेस की सरकार में भी होता रहा कि जिन्हें टैक्स भरना चाहिए, और इस सरकार में भी होता रहा, क्योंकि आम जनता, गरीब जनता तो बैठी है टैक्स वसूलने के लिए, उसके खून से वसूलो नहीं। ये तो महापुरुष हैं, ये जो देवता देव पुरुष हैं, इनसे बड़े आदमियों से मैं टैक्स क्यों वसूलना है? तो आप जो उनसे जो टैक्स नहीं वसूल, उन लोगों को आप टैक्स से बचाना चाहते। वो मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा था। इनकम टैक्स में मैंने कहा कि जिसको 1 लाख रुपए इनकम टैक्स देना चाहिए वो 1,000 रुपए इनकम टैक्स इसलिए भर रहा है, इसलिए नहीं क्योंकि नैतिक कर्तव्य उसका कचोट रहा, उसका जमीर कचोट रहा, क्योंकि वो उसके बदले में 7 लाख रुपए की पूंजी साल भर में नंबर 1 में कर पा रहा नहीं, वरना नंबर 1 में तो उसके पास 1 रुपया ही नहीं, फिर तो उसका धंधा ही बैठ जाएगा। तो वो अपनी चाल फरेबी के लिए, वो अपने फरेब के लिए टैक्स भर रहा, ताकि वो अपना जो 2 नंबर का व्यापार है वो लगातार चला सके। और बेचारा उसके पास में तो, मजदूर के पास में, छोटे किसान के पास में तो ये कोई गुंजाइश है। तो आप मतलब आप कैसे काम कर सकते हैं? आप इस मामले में हम आपके मोदी जी के इस नारे से सहमत है कि नहीं? उस दावे से सहमत है कि उनके जमाने में विकास बहुत हुआ और बहुत तेजी से विकास हुआ हो, भले ही वो विकास मुनाफाखोरों के का मुनाफा उनका व्यापार बढ़ाने के लिए हुआ हो मूल रूप से। वो आम जनता तो वैसे ही मतलब उसमें गेहूं में बथुआ बराबर, गेहूं के साथ साथ बथुआ भी फिर जाता। वो कहावत को मैं उल्टे रूप में लूं कि कई बार बड़े आदमी के साथ साथ छोटे आदमी का भी छोटा मोटा लाभ हो जाता है, लेकिन उसका मूल रूप से ये जो बहुत अत्याधुनिक जो आपकी बुलेट ट्रेनें चल रही हैं, जो एक्सप्रेस वे बन रही है, इससे छोटे आदमी का कोई प्रत्यक्ष
लाभ नहीं हो रहा है, किसी गरीब आदमी को कोई लाभ नहीं हो रहा, उन्हीं लोगों का लाभ हो रहा है। तो इसकी गति बढ़ाए रखने के लिए आपको भी जो है, आपने बीच में किया है, आपने भी मतलब जो आपने जो पता चला नोटबंदी लागू किया, तो क्या नोटबंदी की वजह से किसी उस आदमी को पे प्रभाव, किसी बड़े आदमी पर प्रभाव पड़ा था? उसका तो घर बैठे रुपए बदल गया। क्या जो गरीब आदमी था, जो महिलाएं थी, जिन महिलाओं जो अपने परिवार से चोरी करके जो तरह उनने रुपया रख छोड़ा था, उन महिलाओं का रुपया उजागर हो गया। उन महिलाओं को, और वो कई दिनों तक लाइन में लगे हुए, जब रुपए नहीं बदल सके, तो उन्हें अपनी मेहनत की कमाई का, जिसमें कोई अपराध नहीं, कोई पाप नहीं था उसमें, उसका उनको मतलब जो है वो पता चला कि वो कमीशन देके किसी बैंक में उनको बदलवाना पड़ा। गरीब आदमी की तो आपने तो ये स्थिति कर दी, और आप गरीबों की अब आप दुहाई दे रहे कि नहीं, आप कांग्रेस तो टैक्स वसूल रही, विरासत टैक्स वसूल रही, जैसे विरासत टैक्स गरीब आदमी से, इसके पास कुछ नहीं, उससे कोई वसूली करेगी। अरे उससे वसूली कैसे कर लेगी? वो आप खुद ही मान रहे 80 करोड़ तो आदमी इसी लायक नहीं। उसके भी कुछ मानक अमेरिका में भी बनाए गए, यहाँ पे भी मानक बनाने पड़ेंगे। लेकिन कुल मिला के आपको ये जाना पड़ेगा कि विकास के लिए जितने संसाधनों की जरूरत है, वो आप गरीब आदमी पर उसका बोझा, अब उससे खून चूसने की कोशिश नहीं करिए, उसकी इंतहा हो गई। आप वेल्थ टैक्स लगाने जैसा, जो आर्थिक विशेषज्ञ जो कांग्रेस से जिनका कोई संबंध नहीं, जो राय दे रहे थे, वैसे आपको मानिए, और आप इसके बाद में आप वो काम करेंगे। आप जो है, आपको गुमराह करने के अलावा आपके पास कोई दूसरा धंधा नहीं रह गया, वरना आप के बारे में, आपके इरादों के बारे में लोगों को भना क्या है कि आप एग्रीकल्चर पर टैक्स, ये अगर आपकी तीसरी बार सरकार बनती है तो आप खेती पर टैक्स लगाने जा रहे हैं। आप लगाएंगे सरकार, आपने कई तरह के नए, जीएसटी को लगाने का आपको श्रेय है, और अनादों तरीके से जीएसटी आपने लगा दी। जीएसटी आप लगाते, और अभी भी आप इनकम टैक्स और जीएसटी की वसूली के लिए आप जो है बहुत गंभीर नहीं है। आप कारपोरेट जो टैक्स देता है, इनकम टैक्स, वो कारपोरेट के में बहुत झोल है, और सबसे ज्यादा चोरी वही है, और सबसे ज्यादा आर्थिक संसाधन सरकार के बढ़ने की गुंजाइश वहीं पे है। तो आप उनका रक्षा कर, आप चाहते ऐसी व्यवस्था बनी रहे, गरीब और गरीब होता रहे, और पता चला कि आप इस रहस्य को जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि अगर विकास हो रहा है, अगर सबकी तरक्की हो रही, तो उस तरक्की का बंटवारा सभी में हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा? जिन पर कैपिटा इनकम उस गति से क्यों नहीं बढ़ पा रही है आम आदमी की, जिस गति से कारपोरेटों का मुनाफा बढ़ रहा है, कारपोरेटों की हैसियत बढ़ रही। इसमें कोई रहस्य नहीं है, इसमें कोई अन्याय नहीं है, इसमें आपको कोई झोल नहीं दिखाई देता, क्योंकि इसमें आपके जिनके आप मुरीद हैं, जो बड़े आदमी, उनका हित संरक्षण हो रहा है, उनको अपराध करने का मौका मिल रहा है। जो रोज कमाता रोज खाता, वो काय में चोरी कर लेगा, काय की वो, और उसकी चोरी करने की गुंजाइश उसके पास में है क्या? उसके हाथ में थोड़ी है कि वो जाए माचिस में और दुकानदार से साठ गांठ कर ले और कह दे यार तुम टैक्स मत भरना, और मुझे भी 1 रुपए की इसमें जो 10 रुपए का बड़ा पैकेट मिल रहा है, इसमें से तुम 8 रुपए ले लो, और 1 रुपए तुम बचा लेना, और 1 रुपए हम बचा लेते। ऐसा करने की भी उसके छोटे आदमी को तो, जो गरीब आदमी है, वो जो टैक्स देता है, उसको तो टैक्स चोरी करने की गुंजाइश है ही नहीं। लेकिन टैक्स चोरों का स्वर्ग बना हुआ है। अभी सेबी ने भी ये माना है उनके अडानी के मामले में, क्या वो जो फर्जी कंपनियां, जो जाली कंपनियां, जो सेल कंपनियां, उनसे इनकी कंपनियों में पैसा आया, लेकिन आप उसकी जांच नहीं कराना चाहते, क्योंकि आपने तो उन्हें पूरी छूट दे रखी। तो ये छूट की बात नहीं है, आपके विकास का स्वागत है। आपने जो वो दिया है, आपने मतलब रक्षा के क्षेत्र में, विदेश नीति के क्षेत्र में जो हैसियत को मजबूत किया है, वो उसका आपका स्वागत है, और उसके लिए आपको जो है आपकी सराहना की जा सकती है। लेकिन बाकी आप ये जो काम कर रहे कि मेहनत कस और ज्यादा हो गए आपकी टैक्स की मार से, और आप जो सरकारी नौकरियां खत्म करके आउटसोर्सिंग जैसी जो परंपराएं अपना रहे, जिनमें कोई भी न्यूनतम आय का, न्यूनतम वेतन का कोई भी जो है वो लागू नहीं होता, कोई नियम प्रावधान लागू नहीं हो रहे। 9-9 हजार रुपए में, 12-12 हजार रुपए में, 14-14 हजार रुपए में आपने सीमित कर दिया। अगर वो सरकारी नौकरियां पहले की तरह खुली होती और वो नियमित उसको नौकरी मिली होती, वही नौकरी किसी विभाग में, तो पता चला उसकी स्टार्टिंग 50 हजार से होती, और उसको सभी तरह के
भत्ते मिल रहे होते, जिसमें आज आप केवल 9,000 रुपए से लेके और 12,000 रुपए तक मिलने दे रहे हो, और वो भी ठेकेदार, उसमें भी ठेकेदार जो है इतनी अमानवीय व्यवस्थाएं लगी कि उसमें भी ठेकेदार उससे पैसा बंटवा लेता, वो भी हर महीने उससे रखवा लेता है। तो आप मेहरबानी करें, आप दूसरे मुद्दों पर कांग्रेस की आलोचना करने के, कांग्रेस की कमियां करने के दूसरे सैकड़ों मुद्दे, तुष्टीकरण का भी एक मुद्दा है, उनके मामले में कश्मीर की जो खराब हालत रही वो एक मुद्दा है कि वो एक उस तरीके से दृढ़तापूर्वक सरकार शासन नहीं चला पाई और उन्होंने सीमाओं को बहुत कमजोर करके रख दिया था, जवाब नहीं दिया जा रहा था। इन सबको लेके आप कांग्रेस को कटघरा में खड़ा करें, यही सब कुछ बहुत पर्याप्त है। लेकिन आप उन चीजों को लेके ना आए, क्योंकि आप ये विरासत टैक्स और तमाम तरह के टैक्सों का मुद्दा उठा के आप गरीब आदमी पर अपनी टैक्सों की मार और ज्यादा बढ़ाने का, और अमीर आदमी को की जो नाजायज मुनाफाखोरी है और उसको पूरा जो है संरक्षण देने का कि आप की भावना का आप इजहार कर रहे हैं, कतई स्वीकार योग्य नहीं है। और अगर मतदाताओं ने जागरूकता का अगर उन्हें परिचय दिया तो आपके इस हालात से आपकी चुनावी फिजा खराब होगी और आपको जो है चुनाव में नुकसान उठाने पड़ने की नौबत आ सकती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।